सबसे पहली बात यह है कि शिवसेना और मनसे के बीच कोई वाद विवाद हो, बढ़े, हम ऐसा चाहते ही नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं चाहता। और कहीं से इस पूरे विषय में जब मैं आया तो मनसे से कोई मेरा लेना देना ही नहीं था। मनसे से कोई पूछा भी नहीं गया। सरकार भी मनसे से कुछ नहीं पूछ रही। यह विषय सिर्फ मेरे और मेरी पार्टी के जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनके बीच चल रहा था। मैंने अपने मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी कि इस पर पुनर्विचार करिए। जो दूसरा पक्ष है, मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में रहना चाहिए, इस पर कोई प्रश्न नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके लिए जो सख्ती की जा रही है उसका बुरा असर पड़ सकता है, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है, तो पुनर्विचार करिए। और ये बातें चल रही थी तब तक, जब मेरे पास अलग अलग तरह से लोगों का जब फोन आ रहा था, तो गणपत पाटिल नगर से बड़े पैमाने पर लोगों का फोन था कि साहब आइए जरा हमको बताइए क्या हो रहा है, हम कैसे करें। तो हमारा पुराना क्षेत्र रहा है वो, तो वहां पर जब हम गए तो अब उन्होंने कहा कि संजय निरुपम मराठी विरोध करने आया है, हम इसका विरोध करेंगे। भाई, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, शिवसेना भी मानती है, आप भी मानते हैं, तो हमारा मतभेद क्या है? लेकिन चूंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है, चूंकि आपको गुंडागर्दी करनी है, चूंकि आपको हिंसा भड़काने का एक मौका ढूंढना है, इसलिए आके वहां पर उत्पात मचाने गए। हमारी गाड़ी, किसी हमारे एक साथी की गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। यह राजकीय तरीका नहीं है, यह सभ्य देश है, हम सब सभ्य लोग हैं, हमको विरोध भी सभ्यता के साथ करना चाहिए। विरोध करने में कोई दिक्कत नहीं है, यह एक जनतांत्रिक अधिकार है सबके पास, संवैधानिक अधिकार है सबके पास कि अगर कोई विषय, आप किसी विषय से आप सहमत नहीं है तो बिल्कुल उस पर विरोध करिए। लेकिन विरोध करने का एक जनतांत्रिक लोकशाही तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है, और सभ्यता के दायरे में रख के करिए। और हिंसा भड़का के करेंगे, कायदे का उल्लंघन करेंगे तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जब पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया तब उन्होंने कहा देखो मराठी भाषी के ऊपर अन्याय हो रहा है। सवाल मराठी भाषी और हिंदी भाषी का नहीं है, सवाल उस व्यक्ति का है जो कानून का उल्लंघन कर रहा है। और जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे उसकी कोई भी भाषा हो, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई जरूर करेगा और करना चाहिए। पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया, उसके बाद ये भी कहा गया कि आपके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज में 11 लोगों को सम्मान भी हो रहा है। मनसे की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि मैं तो वहां शांतिपूर्वक, आप सब लोग थे, शांतिपूर्वक ऑटो वालों से संवाद करने गया था। और संवाद करने के लिए किसी पुलिस परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, कोई बड़ी जाहिर सभा नहीं थी। तीसरी बात, जो हमारे स्थानीय नेता थे उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, और पुलिस वाले ने उस आधार पर वहां पर अपनी उपस्थिति भी दिखाई थी। मतलब बगैर पुलिस वालों को बताए कि आप मेरे जैसे व्यक्ति को मुंबई के अलग अलग झोपड़पट्टी इलाकों में पुलिस से परमिशन लेके जाना पड़ेगा क्या? किसी नाके पे बैठ के 4 ऑटो वालों से चर्चा करने के लिए पुलिस का परमिशन चाहिए क्या? एक तो इसमें कहीं से भी मैंने कानून का उल्लंघन नहीं किया, और कहीं से एक भी बात गलत नहीं बोली। वहां खड़ा होकर के भी जो बातें कहीं, सब संविधान के जो प्रोविजन है उसके दायरे में। अब उसके बाद जब मैं निकल रहा था, वो भी अपने एक साथी की गाड़ी में बैठ के, तो उस गाड़ी पे पत्थर फेंका गया। तो जब मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंका गया तो क्या इस आरोप में मुझ पे केस करेगी पुलिस? मेरे मन में सवाल ये है। ऐसा मैंने सुना कि मुझे भी बुक किया जा रहा है। सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, जहां तक मेरी जो जानकारी है। हाँ, जो हमारे कोई स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनको उनके ऊपर पुलिस ने उनसे पूछा है कि भाई आपने हमको जो इन्फॉर्म किया वो राइटिंग में नहीं किया था, अगली बार सब लिखित कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जब ये सब खत्म हो गया और उनके 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, तब वहां पर जो दादर में जो इंदौरी चाट का हलवाई है वो वहां पे आया और उसने मेरे नाम पे बोमा बोम किया और कहा कि साहब ये बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए। मतलब हमारे लोगों के खिलाफ आपने अगर कार्रवाई की तो संजय निरुपम के खिलाफ भी कार्रवाई करी। अब पुलिस कंफ्यूजन में है कि संजय निरुपम ने गुनाह क्या किया है, कायदे का उल्लंघन क्या किया है, कौन सा कानून तोड़ा उसने। तो ये बहस एक इमैच्योर और बड़े बेवकूफ टाइप के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वही इस तरह की हरकत करते हैं और बाद में इस तरह की मांगे करते हैं। सम्मान कर रहे हैं जो लोग 20 वर्षों में मनसे की स्थापना को 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्षों में मनसे लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में जब लोकसभा, विधानसभा
महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद के चुनाव होते हैं तो ये पार्टी जीरो पे आउट हो जाती है। इन पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो जब अपने बेटे को उतारते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उसको भी जिता नहीं पाते, और वो भी एक ऐसा क्षेत्र जो मराठी भाषिक लोगों का हब है, जहां बड़े पैमाने पर मराठी भाषिक लोग, जहां वो खुद रहते हैं। मतलब आपने, आपकी जो बुरी हरकतें हैं, आप जो देश का कानून और संविधान नहीं मानते, आप जो हमेशा गुंडागर्दी करते रहते हैं, जहां आप, जैसे भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, तो आपने कह रखा है कि हिंसा परमो धर्म। उसका नतीजा यह हुआ कि आपको महाराष्ट्र के मराठी भाषिक लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया। आप मराठी भाषिक लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह है कि आप सारे चुनाव हार जाते हैं और पूरी तरह से हारते हैं, जमानतें जब्त हो जाती हैं आपकी। तो अगर यही हरकत आगे भी करेंगे तो सिकुड़ते सिकुड़ते जो आप हुए हैं उसमें और सिकुड़न आएगी और भी आप कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए कृपया करके देश के कानून और कायदा में विश्वास करना सीखिए, संविधान में विश्वास करना सीखिए, और एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक तरीके से, राजकीय तरीके से अपने कामकाज को, अपने विचारों को, अपने दर्शन को लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपका जनाधार बढ़े, वरना आपका जनाधार और भी सिकुड़ता चला जाएगा। सर, एक तारीख की जो डेडलाइन है जिसको लेकर ऑटो वाले घबराए हुए हैं कि आरटीओ जो है सख्ती करेगी, लेकिन उससे ज्यादा घबराए हुए हैं कहीं एमएनएस वाले जो है आरटीओ वालों का रूप ना ले ले, वो जगह जगह पर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दे मराठी आदमी। 1 तारीख की डेडलाइन आगे बढ़ानी चाहिए और कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की मुद्दत दी जानी चाहिए हमारे गरीब ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए। और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को अपनी तरफ से एक कार्यशाला शुरू की जानी चाहिए। इस आशय का पत्र मैंने मंत्री महोदय को भेजा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ऑटो चालकों के ऊपर किसी प्रकार का अन्याय इस सरकार के रहते नहीं होगा। सर, आपने कहा कि सिर्फ ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक नहीं, बल्कि जो मुंबई में काम करने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग को आना चाहिए मराठी, बेसिक मराठी। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो 2 साल बैंगलोर में होते हैं, ट्रांसफर होकर यहाँ आते हैं, यहाँ से अबू धाबी, दुबई में भी ट्रांसफर होता है, ऐसे जो कॉर्पोरेट वर्ग है क्या उनके लिए भी लागू होगा? वो इतने समय, कम समय में कहाँ सीखेंगे और फिर उनको 2 साल बाद फिर ट्रांसफर करना होगा? देखिए, बात इंटरफेसिंग की होती है। आपका अगर ऐसा जॉब है जिसमें अब सर्वसामान्य नागरिक के साथ आपको संवाद करना है तो निश्चित तौर पर अपेक्षा की जानी चाहिए कि उनको बुनियादी बेसिक भाषा की समझ हो, स्थानीय भाषा की समझ। जो लोग बंद कमरे में, बंद दफ्तर में अपने चंद गिने चुने लोगों के बीच काम कर रहे हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे बैंकों में काम करने वाले लोग हैं, आप, बात आपकी सही है कि कोई व्यक्ति उत्तर भारत से या दक्षिण भारत से बैंक मैनेजर करके ट्रांसफर लेकर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है और उसको 2 महीने 3 महीने भी नहीं होता और उससे अगर अपेक्षा करते हैं कि वो मराठी बोले और नहीं बोले तो उसकी पिटाई करते हैं, ये गलत है। हाँ, जो व्यक्ति बैंक मैनेजर है, बैंक के काउंटर पे बैठ रहा है और बाहर से आता है, उससे अपेक्षा की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में आप बेसिक मराठी समझ लीजिए और इसकी ट्रेनिंग सरकार की तरफ से या उस संस्थान की तरफ से दी जानी चाहिए। सर एक सवाल, जब ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर का पक्ष लिया गया, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पे सख्ती की जा रही है, लेकिन जो दूसरे ओला, उबर, रैपिडो और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट के मोड हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारे साथ ये किया जा रहा है। बिल्कुल ये गलत है और मैं तो प्रारंभ से कह रहा हूं कि सिर्फ मुंबई के, महाराष्ट्र के ऑटो चालक और टैक्सी चालकों पर ही मराठी बोलने का एक आग्रह या सख्ती या बंदिश क्यों डाली जाए। जो ओला उबर चलाने वाले लोग हैं, यही नहीं, फिर उसके बाद जो लोग जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनका भी इंटरफेसिंग है पब्लिक के साथ, वो भी तो लोगों के बीच जाते हैं ना, तो उनसे भी अपेक्षा करिए, उनको भी ट्रेनिंग दीजिए। और बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट में, अन्य सेक्टर में जो लोग काम करते हैं और जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के साथ नियमित तौर पर संवाद रखेंगे, उनके जॉब का नेचर ऐसा है, तो ऐसे लोगों से भी अपेक्षा की जानी चाहिए और उनको भी ट्रेनिंग देने का एक आग्रह रखना चाहिए। सर, पर इतनी शॉर्ट नोटिस में सख्ती करने का कारण क्या था? आखिर में आपकी पार्टी का ये डिसीजन था, आप सरकार में भी मौजूद हो, क्या ये लेबर क्लास या वर्किंग क्लास की तरफ थोड़ा हार्श डिसीजन नहीं हो जाता कि उनको गिनी पिग की तरह, एक वोटिंग बैंक की तरह भी यूज किया जाता है पक्षों की तरफ से?
ये तो पता लगाना पड़ेगा कि मंत्रालय में और परिवहन मंत्रालय में वो कौन सा ऑफिसर था जिसने आइडिया दिया सरकार को, क्योंकि यह इस सरकार का जीआर नहीं है। यह उस सरकार का जीआर था जिसमें दिवाकर राउत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे 2019 में, और 2019 का यह जीआर इस समय जो लागू करने का जो आग्रह रखा गया, यहां तक ठीक है, इस आग्रह को हम स्वीकार करते हैं और मानना चाहिए सबको कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के सम्मान की दिशा में जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, सरकार को चलाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो 1 मई से इसको हम विथ डेडलाइन जो इम्प्लीमेंट करने की जिद रख रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के सामने तकलीफ होगी, और इसीलिए हम सब उतरे मैदान में, इसीलिए मैं खुद इंटरवीन करने आया, इसलिए मैंने खुद अपने लीडरशिप से बात की कि ये इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, इतनी जिद नहीं होनी चाहिए, वरना लोगों के सामने तकलीफ हो जाएगी। सर, एक ट्रंप के ऊपर सवाल है मेरा। ट्रंप के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर विजय वडेट्टीवार जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा यूएस में दिख रहा है, घड़ी घड़ी उनके ऊपर हमला हो रहा है, भारत में भी वैसी ही स्थिति है। वो अलग बात है कि इस तरीके का हमले नहीं हो रहे हैं, इस तरह के सड़क पे आंदोलन नहीं हो रहे, यानी पीएम मोदी के ऊपर कह रहे हैं कि इस तरह ये जो पूरा विपक्ष में बैठे हुए जो हमारे नेता हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन है। एक अरसे से, जब बांग्लादेश में जब हंगामा हुआ था जेएनजी का, तब भी इसी प्रकार की इच्छा जाहिर की थी अपोजिशन ने कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हो नहीं रहा है। जब श्रीलंका में हुआ तब भी इस प्रकार से, जब नेपाल में हुआ तब भी जो अपोजिशन में बैठे हुए सभी नेता हैं वो उसकी तुलना भारत की परिस्थिति से करने के चक्कर में थे, और तब भी वो इच्छा करते थे, आज ट्रंप के बहाने कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत सोच है। किसी चुनी हुई सरकार, किसी चुने हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के ऊपर जन सामान्य को भड़का करके उसके ऊपर हिंसक हमला करवाना या देश में तोड़फोड़ करना और तोड़फोड़ के जरिए सत्ता परिवर्तन की चाहत रखना, यह सोच ही गलत है। सत्ता परिवर्तन की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका है कि जनतांत्रिक तरीका है, एक चुनावी तरीका है, एक संवैधानिक तरीका है। लेकिन आसपास के छोटे छोटे देशों में जिस प्रकार से वहां के संविधान का उल्लंघन करके हिंसा का रास्ता अख्तियार करके वहां पर तथाकथित तौर पर जो जेनजी जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसके माध्यम से उत्पात मचाया जा रहा है और सरकार बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें कामयाबी भी मिल रही है। उस तरह की स्थिति भारत में निर्माण करने की जो सपना देखने वाले लोग हैं, उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि यहां का जेनजी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, यहां का जेनजी हमारे साथ, क्योंकि हमारी सरकार हिंदुस्तान के हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है और हर वर्ग को न्याय मिले, और अगर कहीं पर कुछ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हम सब उतर करके उसको फिर से न्याय दिलाने का प्रयत्न करते हैं। यह सिलसिला चल रहा है और आगे भी यह सिलसिला चलेगा। और ऐसे में अगर अपोजिशन को सत्ता हथियाना है तो जन सामान्य के बीच जाए, जुड़े, सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने विषयों का, अपने दर्शन का, अपने विचारों का, अपने मुद्दों का प्रचार करे और उसके बाद सरकार में आने के लिए चुनाव में हिस्सा ले, चुनाव जीत करके सरकार बनाए। लेकिन इस तरह से हिंसा भड़का करके सरकार बदलने की कामना रखने वाले जो विपक्ष के नेता हैं, वो पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आज मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूं।